आजकल का तो ज़माना ही है स्मार्टफोन्स का। एक ज़माना था जब फ़ोन्स थे जिनका यूज़ सिर्फ कॉलिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अभी फ़ोन्स नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स है जो आपके बहुत सारे काम में यूज़ होते हैं। और उनके अंदर की सबसे यूज़फुल चीज़ों में से एक है कैमरा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं। कैमरा क्या करता है, बाहर से जो लाइट आ रही है उस लाइट को अंदर लेता है, अपने लेंस से थ्रू सेंसर के पास भेजता है, और जो सेंसर रहता है फिर वो लाइट को सेंस करता है और आगे फिर प्रोसेसर के पास भेजता है। फिर प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके आपको जो इमेज तैयार होती है वो दिखाता है। और ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस को जोड़ के वीडियो बनता है। आपको लगता होगा कि आपकी जो इमेज क्वालिटी है या फिर जो वीडियो क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करती होगी कि आपका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल यानी मिलियन पिक्सल, यानी कि आपका जो सेंसर है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पिक्सल लगे होते हैं, वो कितने हैं। अगर आपका कैमरा 2 मेगापिक्सल का है तो उसके अंदर 2 मिलियन पिक्सल लगे होंगे। अगर आपका कैमरा 16 मेगापिक्सल का है तो उसके अंदर 16 मिलियन पिक्सल लगे होंगे। लेकिन सिर्फ जो मेगापिक्सल है उसके ऊपर आपके कैमरे की क्लैरिटी डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए कि एक 2mm x 2mm का सेंसर है जिसके अंदर 64 मिलियन पिक्सल लगे हैं, और दूसरा एक सेंसर है जिसकी साइज़ भी वही है 2mm x 2mm और उसके अंदर सिर्फ 16 मिलियन पिक्सल लगे हैं। लेकिन जब आप दोनों से इमेज लगे और दोनों की क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो आपको एक जैसी क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जो सेंसर का साइज़ है वो तो सेम है, सिर्फ अंदर के जो पिक्सल है उसका साइज़ कम ज़्यादा हुआ है और नंबर्स कम ज़्यादा हुए हैं। 64 मिलियन पिक्सल उतनी ही जगह में अगर फिट करने हैं तो आपको जो पिक्सल साइज़ है वो छोटी रखनी होगी, और 16 मिलियन पिक्सल अगर उसी साइज़ में आपको फिट करनी है तो जो 64 मिलियन पिक्सल के अंदर आपने पिक्सल साइज़ रखी थी उससे आपको थोड़ी बड़ी पिक्सल साइज़ रखनी पड़ेगी। फाइनली आपको जो इमेज मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। अभी आजकल का तो ट्रेंड है मल्टी कैमरास का। हर स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 से 4 कैमरा मिलते ही है। तो उसके अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है प्राइमरी कैमरा, जो रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 कलर को सेंस करता है। प्राइमरी कैमरा से आप जो इमेज ले रहे हो, आपको उस इमेज के अंदर आपको ज़्यादा एरिया कवर करना है तो आप टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं। आपको उससे भी ज़्यादा एरिया कवर करना है तो आप अल्ट्रा वाइड कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो डेप्थ सेंसर है वो बोके इफेक्ट और ब्लर इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, जो टारगेट है और फिर पीछे का जो सराउंडिंग है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करता है। उसको जैसे क्या करता है, जो टारगेट है उसको वो क्लीन दिखाता है और जो पीछे का है उसे वो ब्लर कर देता है या फिर बोके इफेक्ट लगा देता है। और जो माइक्रो कैमरा रहता है उसका यूज़ जो है तो बहुत नज़दीक से फ़ोटो लेने के लिए होता है। समझ लो कोई चींटी चल रहा है और आपको सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है तो आप माइक्रो कैमरा लगा के आपके उस कैमरा को आप जब चींटी के पास ले जाएंगे तो आपके पूरे डिस्प्ले में सिर्फ चींटी ही दिखेगी, क्योंकि आपका जो कैमरा सिर्फ एक उतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर फोकस किया होता है। अभी कैमराज में MFNR का भी सपोर्ट आता है। MFNR यानी कि मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन, यानी कि 1 सेकंड में, जब समझ लो आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो और आप कोई वीडियो बना रहे हो, 1 सेकंड में आपके कैमरा ने 60 फ्रेम्स निकाले तो उसके अंदर का जो फ्रेम अच्छा आया है, मतलब जिसके अंदर क्लियरिटी अच्छी आई है, सिर्फ वो उसी फ्रेम्स को वो रखता है। और बाकी के जो फ्रेम्स है जिसके अंदर कुछ ब्लर आया है, कुछ मिस्टेक्स आई है, उस फ्रेम को वो सॉफ्टवेयर के जरिए अपने आप डिलीट कर देता है। उसे कहते हैं MFNR। जब आप कोई वीडियो निकालते हो या फिर आप कोई फ़ोटो खींचते हो तो उसके टाइम आपका अगर हाथ थोड़ा सा भी हिल जाता है तो वो इमेज के अंदर फ्लिकर्स आ जाते हैं, वो ऐसा कुछ अलग ही बन जाता है। तो उस सारी चीज़ों को रोकने के लिए आप आजकल के स्मार्टफोन से OIS और EIS का सपोर्ट मिलता है। OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। EIS क्या करता है, आप जैसे एडिटिंग के अंदर क्रॉपिंग करते हो, कट करते हो, वैसे अगर कुछ फ्लिकर्स वगैरह आ जाते तो सीधा उस फ्लिकर्स को काटने का काम ही EIS करता है। और जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, उसके अंदर जो लेंस लगा रहता है वो मूव कर सकता है। एक तो उसके अंदर का जो लेंस है वो मूव करता है या फिर जो सेंसर है वो मूव करता है। समझ लो आप वीडियो खींच रहे हो और आपका हाथ अचानक से नीचे हो जाता है, और लेकिन आप जिस चीज़ पे टारगेट किए थे वो टारगेट आपका ऊपर चला गया, तो आपका जो लेंस है आपके उस झटके की मदद से, आपके हाथ से उसे जो झटका लगा था उसके मदद से वो लेंस थोड़ा ऊपर खिसक जाता है और टारगेट पे अपना फोकस बनाए रखता है। उससे क्या होता है, जो इमेज या जो वीडियो आप बना रहे हो उसके अंदर फ्लिकर्स नहीं होते। ये होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ऐसी ही बात आती है जूम के बारे में। जब आप देखते हो कि इस स्मार्टफोन का जूम इतना है, उस स्मार्टफोन का जूम इतना है, तो जूम के भी 2 टाइप रहते हैं। एक तो हो जाता है ऑप्टिकल जूम और दूसरा हो जाता है डिजिटल जूम। डिजिटल जूम यानी कि जो फोटो आपके प्राइमरी सेंसर ने लिया है उसी फोटो को कट करके यानी डिजिटली जूम करके दिखाना। और जो ऑप्टिकल जूम होता है वो एक्चुअल में जूम करता है, वो उसके अंदर कुछ कटिंग वगैरह नहीं रहती है। एक्चुअल में आपके जो लेंस होते हैं वो लेंस आगे पीछे होके, यानी कि लेंस के अंदर जूमिंग तैयार होके आपको जो जूम दिखाया जाता है। और ऑप्टिकल जूम जो तो क्लियर रहता है, उसके अंदर की कोई भी फोटो आपको ऐसे बैड क्वालिटी की नहीं दिखाई देगी। अभी आखिर में बचता है कैमरे के अंदर HDR मोड क्या होता है, यानी कि HDR क्या होता है। तो HDR यानी कि आपका जो कैमरा है वो एक साथ 3 फोटो लेता है। एक तो ओवर एक्सपोज लेता है, एक नॉर्मल कंडीशन में लेता है और एक अंडर एक्सपोज लेता है, और फिर तीनों को मिला के जो पिक्चर बनती है वो आपको दिखाता है। ऐसी पिक्चर्स आपको तब लेनी पड़ती है जब समझ लो आपको कोई पेड़ के छाव में फ़ोटो लेनी है, ऊपर के सन है, सन भी आना चाहिए और
सन भी आना चाहिए और आपका जो टारगेट पेड़ के नीचे बैठा है वो भी आना चाहिए। तो आप ऐसे टाइम में HDR का इमेज ले सकते हैं। अभी बात करते हैं DSLR और नॉर्मल कैमरा के बीच में। तो आपको जैसे पहले मैंने बताया, जितना बड़ा सेंसर साइज होगा उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और इसी वजह से जो DSLR है वो नॉर्मल कैमरे से बहुत आगे होता है, क्योंकि DSLR के अंदर जो सेंसर साइज रहती है वो भी बड़ी बड़ी होती है, उसका जो लेंस रहता है वो भी बड़ा होता है, और वो मूविंग पार्ट रहता है उसका लेंस, और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो। जैसे आपका जो कैमरा है स्मार्टफोन का, वो जिस जगह पे लगा है आप उसे ना हिला सकते ना कुछ कर सकते। उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने तो आप सिर्फ वो सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन जो DSLR है उसके अंदर अगर आपको कुछ चेंज करने तो वो हार्डवेयर लेवल पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए DSLR जो है ऑलवेज बेस्ट रहता है नॉर्मल कैमरे से। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो प्राइमरी सेंसर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदे या कोई कैमरा खरीदे, प्राइमरी सेंसर की तरफ ज़रूर देखना कि वो कितना अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।